विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो जंतु जगत का वर्गीकरण है, इसके वर्गीकरण को करने के लिए मुख्य कौन से मौलिक लक्षणों का समावेश किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किन मौलिक लक्षणों के आधार पर एनिमल किंगडम का या एनिमलिया किंगडम का वर्गीकरण किया गया है। आइए देखते हैं मौलिक लक्षण। सबसे पहले हम देखेंगे संगठन स्तर। वर्गीकरण के इस लक्षण में यह बताया गया है कि जिन जंतुओं का हम वर्गीकरण जा रहे हैं उनका शरीर का संगठन कोश का समूह स्तर का है या अंडकोश स्तर का है। अंडकोश स्तर का वह कोश की संगठन होता है जिसमें एक ट्यूब विद इन ए ट्यूब, यानी नली के भीतर नली, इसको हम ब्लाइंड सैक कंडीशन भी कहते हैं। और तीसरी जो कंडीशन है उसमें ऊतकों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है और अंग तंत्र स्तर का फिर डेवलपमेंट हो जाता है। अर्थात इस बात को यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लें कि संगठन स्तर, इसमें यह देखा जाता है कि वो जंतु में कोशिकाओं का एक समूह है जिसको कहते हैं सेल एग्रीगेट, यानी वो कोशिकाओं का मात्र एक समूह है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। चूंकि जैसे हम यहाँ ये जाने कि हमने यहाँ पर प्रोटोजोआ का अध्ययन क्यों नहीं किया, तो उसे हम प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं। इसलिए अब जो यहाँ पर एनिमल किंगडम का वर्गीकरण है वह वर्गीकरण फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट होगा। तो जैसे कोशिका समूह यानी संगठन स्तर में पहले देखते हैं कि वो जंतु है उसके शरीर में शारीरिक संगठन किस प्रकार का है। ये शारीरिक संगठन तीन प्रकार का, एक तो उसमें कोश का समूह स्तर का है जिसे सेल एग्रीगेट कहते हैं। इसमें कोशिकाएं तो बहुत सारी जंतु में होती हैं लेकिन किसी तरह के अंग, ऊतक या अंग तंत्र का निर्माण नहीं होता है। दूसरा जो स्तर है उसको कहते हैं अंडकोश स्तर। इसमें क्या होता है कि जंतुओं के भीतर एक नली के समान रचना पाई जाती है। ये सभी जंतु जो होते हैं अंडकोश, जिनमें कोश की संगठन स्तर होता है, उनके शरीर में उनका शरीर बेलनाकार तो होता ही है और एक जो उनके एलिमेंट्री कैनाल है, यानी एक नली के भीतर नली मुख से लेकर के और एनस तक फैली रहती है। अर्थात ऐसा आभास होता है कि एक ट्यूब के भीतर ट्यूब है, ट्यूब विद इन ए ट्यूब। इसी कहते हैं ब्लाइंड सैक कंडीशन ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो तीसरा संगठन स्तर है उसमें ऊतकों का निर्माण होता है, अंग तंत्र होते हैं और स्तर भी पाया जाता है, यानी अंग तंत्र स्तर, यानी सिस्टम भी पाए जाते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं। तो पहला है संगठन स्तर। दूसरा देखते हैं दो कोर की या त्रिकोर की। तीसरा ये मौलिक लक्षण, इसके आधार पर हम देखते हैं कि जंतु है उसमें दो कोर की स्तर है या त्रिकोर की स्तर है। यानी ये जनन स्तरों के बारे में क्या होता है कि जंतुओं में जो दो कोर की जंतु होते हैं उनमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है। ये जनन स्तर होते हैं। कोर की का मतलब यहाँ है जनन स्तर। तो कुछ जंतुओं में दो जनन स्तर पाए जाते हैं जिनमें एक एक्टोडर्म होता है, एक इंडोडर्म होता है। और जो त्रिकोर की जंतु होते हैं उनमें से तीन स्तर पाए जाते हैं जिसमें एक्टोडर्म, इंडोडर्म और बीच में पाया जाता है मीजोडर्म। इसके अलावा जो तीसरा लक्षण है इसके वर्गीकरण का मुख्य आधार वो है सममित। हमारे बीच जो जंतु हैं
उनमें 3 प्रकार की समितियां पाई जाती हैं। एक तो होता है असममित। असममित वो जंतु होते हैं जिनका शरीर किसी भी काल्पनिक रेखा में काटने से इक्वल 2 भागों में विभाजित नहीं होता है। ऐसे जंतुओं की जो समित है उसको कहते हैं असममित। दूसरे प्रकार के वो जंतु हैं जिनमें अरिसममित पाई जाती, रेडियल सिमेट्रिकल, इसको अंग्रेजी में सम्मित को सिमेट्रिकल कहते हैं। तो दूसरे वो जंतु है जिनमें अरिसममित पाई जाती है। यह वह सम्मित होता है कि जंतु को किसी भी त्रिज्या पर काटने पर जंतु इक्वल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ उसका अपर भाग होता है, यानी एक तरफ मुख होता है और दूसरा तरफ मुख के विपरीत भाग होता है। जैसे हम एकाइनोडर्मेडा में सितारा मछली को देख लें तो सितारा मछली में 2 तल होते, एक तल में इसके मुख होता और दूसरे तल में गुदादार होता। तो एक मुखी भाग और दूसरा अपोजिट भाग, इस तरह जंतु इक्वल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन दूसरा है द्विपार्श्व सम्मित। द्विपार्श्व सम्मित उन जंतुओं में पाई जाती जिनमें लेफ्ट और राइट सतह पाई जाती है। यानी किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम मनुष्य को ले लें, मनुष्य को यदि किसी भी काल्पनिक रेखा के द्वारा 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो मनुष्य इक्वल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह तमाम सारे जंतु हैं। बिच्छू को आप ले लें, कनकजूरे को ले लें, या हम कहें कि पहली प्लेनेटा अमेरिकाना को ले लें, काकरोच को ले लें, इन सभी को यदि एक काल्पनिक रेखा से 20 से काट दिया जाए तो इक्वल 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जिसमें यानी जो द्विपार्श्व सम्मित है इसकी मूल बात यह है कि जंतु इक्वल 2 भागों में बढ़ता है। जैसे आप अरिसम्मित में देखते हैं कि जंतु यदि उसको किसी भी त्रिज्या से काट दिया जाए तो जंतु 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन लेफ्ट और राइट इसमें नहीं पाए जाते। इसमें मुखी भाग और मुख के अपोजिट भाग पाए जाते हैं। लेकिन द्विपार्श्व सम्मित में चीज है कि इसमें लेफ्ट और राइट पाए जाते हैं। जंतु को किसी भी काल्पनिक रेखा से 2 भागों में विभाजित किया जाए जिसमें उनमें 2 भाग पाए जाते हैं। कौन से? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट भागों में विभाजित हो जाता है, यानी डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में विभाजित नहीं होता है। जबकि अरिसम्मित में वो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस से विभाजित हो जाता है। इसमें ये 2 लेफ्ट और राइट साइडों से विभाजित होते हैं, दोनों साइडों में डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पाई जाती। आगे जो मौलिक लक्षण है वो है देहगुहा। देहगुहा के आधार पर हमारे बीच जो जंतु हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जंतु हैं जिसमें देहगुहा नहीं पाई जाती है, यानी एसिलोमेट। और दूसरे वो जंतु हैं जिनमें देहगुहा पाई जाती है लेकिन वो सख्त प्रकार की नहीं होती है, जिसे कहते हैं कूट देहगुही, यानी देहगुहा का आभास होता है लेकिन वो वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती, उन्हें कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। और तीसरे प्राणी है जिनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती, जिनको कहते हैं सीलोमेट प्राणी या एनिमल। तो ये सारे जो मैंने लक्षण देखे ये प्रमुख लक्षण है जिनके आधार पर जंतुओं को इन मौलिक लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है उसको हम यहाँ देख रहे हैं। प्राणी जगत का वर्गीकरण है। हम ये सभी जान लें कि जो भी प्राण जगत है उसमें 3 प्रमुख लक्षण यहाँ जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इनमें जो सभी प्राणी है वो बहुकोशिक है। इनकी जो कोशिका है यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है, और इनमें जो पोषण विधि है वो प्राण संपोषण है या प्राण संभोजी है। ये जो न्यूट्रिशन है वो प्राण सम है, होलोजोइक है। यानी प्राण संपोषण का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी एनिमल ठोस और द्रव दोनों रूपों में भोजन को प्राप्त करता है, इसे कहते हैं प्राण संभोजन। तो इसके बाद संगठन स्तर को मैंने देखा। इस संगठन स्तर में जो कोशिका समूह स्तर है वो केवल एक संघ में पाया जाता है, सेल एग्रीगेट, जिसमें बहुत सारी कोशिकाओं का समूह है। जंतु बहुकोशिक है लेकिन किसी भी प्रकार के ऊतक तंत्र का निर्माण नहीं होता है, और जिसके संघ का नाम है पोरीफेरा। इसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित है। आगे इनके लक्षणों के बारे में जब सभी संघों के लक्षण पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो पोरीफेरा संघ है जिसमें केवल कोश संगठन स्तर ही पाया जाता, ना तो समित होती ना देहगुहा होती, और ये दोनों इसमें लक्षण
सरवाइव नहीं करते हैं, केवल इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित है। इसके अलावा जंतु रहते हैं जिनमें अंडकोश जो शारीरिक संगठन है और दूसरा है ऊतक अंग तंत्र स्तर का संगठन है। इसमें दो प्रकार की समितियां पाई जाती हैं, यानी ये जंतु बहुकोश की तो है, इसके अलावा इसमें जैसे नलिका में नलिका, ये पहला कोश की संगठन स्तर है, ये दूसरा और तीसरा, यानी दूसरे और तीसरे स्तर के जो कोश की संगठन स्तर है जिसमें अंडकोश है जिसको नलिका में नलिका कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, तीसरा है ऊतक अंग या अंग तंत्र स्तर। इसमें दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, एक अरिसम्मित और दूसरे द्विपार्श्व सम्मित। अरिसम्मित में दो ही संघ रखे गए हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई देहगुहा नहीं होती है, यानी ये कैसे होते हैं, देहगुहा को इसमें नहीं रखा गया है। इनमें निडेरिया और टीनोफोरा जो एक नली के रूप में होते हैं, इनके नली के भीतर एक नली पाई जाती है, तो इसकी जो सम्मित होती है वो अरि होती है। और दूसरे जो द्विपार्श्व सम्मित के जंतु हैं उनमें अदेगुही भी है, कूट देगुही है और देगुही है। इनमें अदेगुह में प्लेटिहेल्मिन्थीस है, कूट देगुह जिसमें असत प्रकार की देगुहा पाई जाती, वास्तविक नहीं होती है, उनमें है एस्केहेल्मिन्थीस। और ये जो अदेगुही है, कूट देगुही है और देगुह है, इनमें द्विपार्श्व सम्मित सभी में पाई जाती, अर्थात इनका शरीर हम किसी भी काल्पनिक रेखा से दो भागों में विभाजित करना चाहें तो शरीर लेफ्ट और राइट के आधार पर दो भागों में विभाजित हो जाता और दोनों लेफ्ट और राइट साइड में भी डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस पाई जाती है। अब कूट देगी एस्केहेल्मिन्थीस आ जाती है, और जो देगुह प्राणी है उसमें एस्केहेल्मिन्थीस के बाद आता है एनिलिडा, ये इसके संग है कि जो देहगुही प्राणी जिनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, द्विपार्श्व सम्मित भी होते हैं, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता। एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट का संघ है कार्डेटा। तो ये जो संघ देख रहे हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और इसके बाद कार्डेटा, ये जो 6 संघ मैंने बताए, इनमें जो भी प्राणी है देहगुही है, वास्तविक देहगुहा पाए जाते हैं, सीलोमेट है, द्विपार्श्व सम्मित भी होती है इनमें, और इनका जो शरीर संगठन स्तर है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, यानी पूर्ण तरह से विकसित इसमें जो शरीर में सिस्टम होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हो कि इन मौलिक लक्षणों के आधार पर इन जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। इसके आधार पर हम यहाँ और समझ लें कि और क्या किसी तरीके से जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि किस आधार पर। ये तो मौलिक लक्षणों के आधार पर एक संक्षिप्त वर्गीकरण है जो आपको यहाँ देखने को मिला।